Good morning and Jai Hind, all the students of class 11th. Today we are going to study Charles Law. First of all, I'd like to give you my warm wishes on Nag Panchami. And thereafter, I have one request to make to you. आपसे एक विनती है हमारी, इल्तजा है हमारी कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बिना इंतजार के आपको YouTube चैनल पर ये वीडियो देखने के लिए मिल जाए और भी जो वीडियोस बन रहे हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक जाते रहें और आप बाकी वीडियोस से भी जो लाभ ले सकते हैं वो आपको मिलता रहे। इसके लिए वीडियो का सब्सक्राइब करना आपके पक्ष में एक बात है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। कल अगले पीछे की वीडियो में हमने बोल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ को पूरा का पूरा समझने के लिए हमें गे-लुसैक का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। गे-लुसैक के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए थोड़ा ये जरूरी है कि हम एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो एब्सोल्यूट जीरो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। तो एब्सोल्यूट जीरो जो है द इमेजिनरी टेम्परेचर at which the volume of a gas becomes zero is called absolute zero. इसे हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इसकी एक अलग दूसरी परिभाषा भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। वो क्या है कि द इमेजिनरी टेम्परेचर at which the particle vibrations ceases is called absolute temperature. It's called absolute zero. इसे हम लोग absolute zero कहते हैं। And numerically the value is -273 degrees Celsius. Numerically it is -273 degree Celsius. एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम चार्ल्स लॉ को समझेंगे गे-लुसैक की स्टेटमेंट से। तो यहां एब्सोल्यूट जीरो क्या है, परम शून्य तापमान क्या है। तो परम शून्य तापमान वह तापमान है जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है या उसके पार्टिकल्स जो हैं उनका वाइब्रेशन जीरो हो जाता है, वो वाइब्रेट नहीं कर पाते। अब यहां काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है आप समझिए कि फेल हो जाती है। ये आपका एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद गे-लुसैक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि गे-लुसैक ने क्या कहा था। तो गे-लुसैक कॉन्सेप्ट से ही हम लोग चार्ल्स लॉ को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो गे-लुसैक का स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट मैं यहां आपको लिख रहा हूं, गे-लुसैक स्टेटमेंट। अब गे-लुसैक स्टेटमेंट क्या था, गे-लुसैक ने क्या कहा था। गे-लुसैक ने यह कहा था कि अगर हम किसी दी गई निश्चित मात्रा की गैस का तापमान दाब को स्थिर रख करके बढ़ाते हैं तो गैस की वॉल्यूम अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के 273वें भाग से बढ़ती। तो एक बार पुनः आप इसे देखें कि गे-लुसैक क्या कह रहा है। गे-लुसैक ये कहते हैं कि if we increase or decrease the temperature of a given mass of a gas at constant pressure, then volume of the gas increases or decreases
by 273rd part of its volume at 0 degree centigrade। ये गै-लुसैक कहता है। तो गै-लुसैक ये कहते हैं कि अगर स्थिर दाब पर किसी दी गई मात्रा की गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के 273वें भाग 273rd पार्ट से बढ़ती या घटती। ये गै-लुसैक का स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग यहां लिखते हैं, क्या है? इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज, इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज the temperature of a given mass of a gas, at constant pressure, then volume of the gas increases or decreases by 273rd part of its volume at 0 degree centigrade temperature। ये गै-लुसैक का स्टेटमेंट है। जब तक हम गै-लुसैक के स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे, चार्ल्स लॉ तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये कच्चा चिट्ठा है जहां से हम चार्ल्स लॉ तक जाएंगे। तो गै-लुसैक ये जो कहता है मैंने आपको लिख दिया, समझा दिया। अब हम लोग इसके डेरिवेशन पर ध्यान देते हैं। अब गै-लुसैक को मैथमेटिकली हम लोग ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गै-लुसैक मैथमेटिकली जो कहता है उसको let the mass of the gas, let the constant mass of the gas m be m and constant pressure be BP and volume of this gas at 0 degree centigrade is V0। ये हमने सपोज किया कि माना कि m मास की गैस का कांस्टेंट प्रेशर P पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम क्या है? V0 है। तो यहां से हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। देखिए, if we increase the volume by 2 degree centigrade, if we increase the temperature by 2 degree centigrade, अगर हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या? V0 प्लस 2V0 डिवाइडेड बाय 273, ये वैल्यू हमको मिलेगी। अब डिक्रीज करके देखते हैं। इफ वी डिक्रीज बाय 2 डिग्री, इफ वी डिक्रीज बाय 2 डिग्री इज बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा? V0 माइनस 2V0 डिवाइडेड बाय 273, ये हमको वैल्यू मिल रहा है। अब मैथमेटिकली हम जरा एक बात सोचते हैं कि इसकी डिक्रीमेंट को हम 273 अगर कर दें तो क्या होगा? यहां पे डिक्रीजिंग बाय 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, डिक्रीजिंग बाय 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इस जगह पर क्या होगा? V0 माइनस 273 V0 डिवाइडेड बाय 273, यह हमको मिलेगा। जब ये मिलेगा तो यहां से ये कट जाएगा, फिर आपको क्या मिला? V0 माइनस V0 इज इक्वल टू 0। यह एब्सोल्यूट जीरो हमने पा लिया कि एब्सोल्यूट जीरो कैसे एब्सोल्यूट जीरो बनता है, इसको हमने देख लिया गै-लुसैक का स्टेटमेंट से।
अब हम लोग इस इंक्रीमेंट को सिंबॉलिक लेते हैं, तो सिंबॉलिक इंक्रीमेंट लेकर के काम चलते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं इसका। तो सपोज अब यहां हम लोग थोड़ा सा सपोज the volume of the gas at temperature T1 is V1 and temperature T2 is V2। ये हम मानते हैं कि ये कंडीशन हम मानते हैं कि टेम्परेचर T1 पर उसकी वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T2 पर उसकी वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो यहां हम एक्सप्रेशन निकालेंगे कि V1 इज इक्वल टू V0 प्लस V0 T1 divided by 273। That is what we are going to get here। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद V1 इज इक्वल टू क्या होगा, 273 V0 प्लस V0 T1 डिवाइडेड बाय 273, ये हमको मिल रहा है। इसमें V0 को कॉमन ले लें, तो V0 को जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल टू 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273, ये हमको मिल जाएगा। अब यहां हम लोग इसी रूप में V2 का सिमिलरली हम लोग V2 का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सिमिलरली इसी पैटर्न पर अगर हम काम करें तो हम V2 के फॉर्मूले को भी पा सकते हैं। तो V2 क्या मिलेगा, V2 विल बी इक्वल टू V0 और यहां 273 प्लस T2 और नीचे हो जाएगा आपका 273, ये मिलेगा हमें। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1 इसे मान लिया कि इसको इक्वेशन 1 हमको मानते हैं, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वेशन है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, V1 डिवाइडेड बाय V2 विल बी इक्वल टू, वहां से यहां से उठाते हैं, तो V0 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273। अब जब इसको हम लोग नीचे लिखेंगे क्या आएगा हमको, तो V0 273 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 273। अब यहां से ये कट जाएगा, तो आगे क्या मिलेगा आपको, V1 इज डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू, ये V0 से V0 भी कट जाएगा, तो मिलेगा 273 प्लस T1 और नीचे मिल जाएगा 273 प्लस T2। अब इस जगह पर हमने एक्सप्रेशन पाया। ये एक्सप्रेशन में आप जानते हैं कि ऐसा यूनिट में टेम्परेचर को मेजर करने का क्या मेथड है, कौन सा यूनिट है, केल्विन स्केल। इन SI यूनिट temperature is measured in Kelvin, temperature is measured in Kelvin, टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे हम लोग बदलते हैं, तो K इक्वल टू 273 डिग्री और प्लस सेंटीग्रेड में जो आपका टेम्परेचर, ये केल्विन में बदलेगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2, ये एक्सप्रेशन आपको यहां मिल जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन जो है गै-लुसैक के ट्रीटमेंट से आगे बढ़ा है, उसके स्टेटमेंट को फॉरवर्ड करके देखा गया है कि ये चीज मिल रही है। अब चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट क्या था, यहां से हम लोग चार्ल्स लॉ को समझेंगे कि चार्ल्स जो कह रहा है तो उसका आधार क्या था, कहां से उस बात को समझा था। अब चार्ल्स ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, और एक्सपेरिमेंट यहां हम देखते हैं कि नियम सामान्यतः कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में बनते हैं। तो यहां चार्ल्स कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, चार्ल्स कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ए गैस of mass m and
कांस्टेंट प्रेशर P, कांस्टेंट प्रेशर P, प्रेशर P। इसने जो है एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये रीडिंग लिया गया। तो x को अगर हम वॉल्यूम से इंडिकेट करें और इसको हम लोग टेम्परेचर T1 से इंडिकेट करें तो उसको रीडिंग मिली यहाँ A1 और यहाँ हो गया A2, सॉरी यहाँ आपको B1 मिल रहा है, सपोज दैट यहाँ A2 मिल रही है, यहाँ B2 मिल रहा है, यहाँ A3 मिल रहा है, यहाँ B3 मिल रहा है। तो ये रीडिंग उसको मिल गई। ये रीडिंग थी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है। इस एक्सपेरिमेंटल रीडिंग के बाद चार्ल्स क्या करता है, एक ग्राफ ड्रॉ करता है। तो जो ग्राफ चार्ल्स ने बनाया वो ग्राफ इस तरीके से निकला। यहाँ टेम्परेचर ले लिया, इस जगह पर वॉल्यूम ले लिया। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ये ग्राफ जो है इस तरीके का आ। अब जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो आप कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स में ये पढ़ें कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हम लोग वहां से जानते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा कि y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, c क्या है, इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। और यहाँ c की वैल्यू क्या है, यहाँ c की वैल्यू 0 है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा यहाँ तो ये इलाका c को दर्शाता है जहां से ग्राफ अपने आप को शुरू करता है। और m क्या है, टेंजेंशियल कोएफिशिएंट है, टेंजेंशियल कोएफिशिएंट है, टेंजेंशियल कोएफिशिएंट, ये टेंजेंशियल कोएफिशिएंट है। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या कि y इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x, ये आपको मिलेगा। और यहां से चार्ल्स ने जाना कि v इज प्रोपोर्शनल टू t, ये चार्ल्स जान गया इस बात को। जब ये कंफर्म हो गया, ये चीज जब उसको मिल गई तो उसने अपना नियम दिया, अपना लॉ बनाया और उसे हम लोग चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो चार्ल्स लॉ को अब देखते हैं। चार्ल्स लॉ क्या था, चार्ल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स ने अपना नियम कैसे बनाया इसे भी हमने देख लिया। उसके रीडिंग तैयार किया, ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के बाद स्ट्रेट लाइन मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिलने के बाद उसको रिलेशन मिल गया और काम कर गया। या चार्ल्स जो अपना स्टेटमेंट देता है, चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या है, लगभग बातें आपको समझ में आ गई होंगी, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। At constant temperature, at constant pressure, constant pressure, constant pressure, the volume at constant pressure for the given mass of a gas, for the given mass of a gas, given mass of a gas, गिवन मास ऑफ ए गैस। इस स्टेटमेंट को थोड़ा देखिएगा। ए गैस का मतलब क्या होता है, ए का मतलब जो ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, आप यहाँ अंग्रेजी पढ़ते हो आपको मालूम होगा कि ए का मतलब क्या निकला। ए का एक इनडेफिनिट आर्टिकल है और ए का सेंस जब हम लगाते हैं इंग्लिश में तो ए का सेंस बनता है एनी, कोई भी, आउट ऑफ मेनी, ये सेंस बनता है ए का। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जो अपना सेंस बनाता है ए से, तो ए का सेंस होता है यानी किसी भी गैस को आप उठा लीजिए, आउट ऑफ मेनी, कहीं से भी उठाइए, कोई भी गैस, तो ए का ये मतलब होता है अंग्रेजी में। अब हम लोग इस पर ऑफ ए गैस स्टेटमेंट देखिए। एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द गिवन मास ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली proportional is directly proportional to the temperature taken in Kelvin, temperature of the gas, ये गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि गैस की मास को आप बढ़ाएंगे नहीं, गैस के मास को घटाएंगे नहीं, गैस का प्रेशर घटना बढ़ना नहीं चाहिए, जो है वही रहेगा। तो वैसे कंडीशन में चार्ल्स का स्टेटमेंट काम करता है। तो चार्ल्स ने कहा क्या कि V इज प्रोपोर्शनल टू T, ये चार्ल्स अपनी बात को कहता है। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग लगा के इक्वेशन ले सकते हैं। तो V इज इक्वल टू
K इंटू टी। ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस कि किस तरह की गैस आपने लिया है। अगर वो गैस को आप नहीं बदलोगे के सेम का सेम रह जाएगा। तो अब हम लोग अगर दो रीडिंग्स लेते हैं इस जगह पर, जैसे हमने V1 लिया तो K इंटू T1 हो गया, V2 लिया तो क्या हो गया, K इंटू T2 हो गया। ये चीज हमको मिल रही है। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये K से K कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय V2 और यहां आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2। ये चार्ल्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, चार्ल्स जो कहता है वो मैथमेटिकली ये चीज है। तो हम लिखते हैं कि दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ जो कहता था वो बात यही थी। अब हमने यहां चार्ल्स लॉ को देखा। चार्ल्स लॉ के बाद हम लोग एक और देखते हैं, एवोगाड्रो लॉ। इसमें एक नियम और आया एवोगाड्रो का, और ये चैप्टर जो है न्यूमेरिकल के लिए ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो केमिस्ट्री में होता ही, मैंने गलत कह दिया, केमिस्ट्री में केमिकल कैलकुलेशन होता है, न्यूमेरिकल नहीं होता। तो यहां हम लोग देख रहे हैं, जैसे इसको पढ़ा एवोगाड्रोस लॉ को देखते हैं। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ क्या है ये समझते हैं। आप जानते हैं इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमेडियो एवोगाड्रो, और एमेडियो एवोगाड्रो ने मोल के साथ एक रिलेशन दिया था कि एक मोल सब्सटेंस में 6.0228 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। ये रिलेशन जो है मोल का एवोगाड्रो ने दिया था, एमेडियो एवोगाड्रो ने दिया था। इसलिए 6.0228 इंटू 10 टू पावर 23 को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं और उसे इंडिकेट करते हैं n0 से। तो ये n0 क्या है आपका, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 6.0228 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। एवोगाड्रो नंबर का रिलेशन कहां से, एवोगाड्रो नंबर का रिलेशन मोल से, मोल से जुड़ा हुआ ये बात। तो इट इज रिलेटेड टू मोल, इट इज रिलेटेड टू मोल, ये मोल से रिलेटेड है, रिलेटेड टू मोल, ये मोल से रिलेटेड। अब जो ये कह रहा है एवोगाड्रो का कहना क्या है, ये स्टेटमेंट एवोगाड्रो का स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं कि फॉर ए कांस्टेंट, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, for a given mass of a gas at constant pressure and temperature, constant pressure and temperature, the volume of the gas is volume of the gas is directly proportional to number of mole, to number of mole, number of mole के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मान लिया जाए कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक मास की गैस का अगर वॉल्यूम भी है, तो यहां क्या होता है, V is proportional to N। V क्या है, वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ m mass of gas, mass of gas at constant pressure and temperature, ठीक है। तो V is proportional to N होता है, ये एवोगाड्रो ने अपनी बात को कहा। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन को समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस सी जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या है,
जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन में हम लोग तीनों लॉ को मिक्सअप करेंगे, मिलाएंगे आपस में। तो यहां देखिए, लेट फॉर m mass of gas, for m mass of gas at pressure P, pressure, let me write once more, at pressure P and temperature T, pressure T, temperature T and number of mole n, the volume is V, अब इसकी वॉल्यूम V है। तो हमने जो माना है उसको आप देखिए, लेट फॉर m mass of a gas at pressure P, temperature T and number of mole n, the volume is V। तो यहां अब हम लोग बॉयल्स लॉ को लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स जो कह रहा है उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, V is inversely proportional to 1 by P, और कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। अगर मास फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स का स्टेटमेंट यहां है। अब यहां को आते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या मिलेगा आपको? V is proportional to T, किस कंडीशन में? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास। अगर कांस्टेंट प्रेशर और मास है तो V is proportional to T मिलेगा आपको चार्ल्स के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, अब एवोगाड्रोस लॉ के अंतर्गत बात क्या है? एवोगाड्रोस लॉ में बात क्या है कि V is proportional to क्या होगा? N, किस परिस्थिति में? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात होगी। तो हमने तीनों नियम को देखा, V का रिलेशन सभी जगह हमको दिख रहा है। अब क्या करते हैं कि तीनों लॉ को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जो मिलता है वो हम लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां हम लोग ये करते हैं मिक्सिंग ऑल द थ्री लॉ, मिक्सिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ, ये सबको हम लोग मिक्स कर देते हैं। जब सबको मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा कि V is proportional to T by P, और यहां आ जाएगा आपको N, ये एक्सप्रेशन आपको मिलता। तो V is proportional to क्या मिलेगा आपको? N into T by P, क्या आपको मिल रहा है? अब आप आगे इसको इस साइड लाइए तो PV is proportional to क्या मिलेगा? NT, ये मिल रहा। अब इस जगह पर हम लोग एक कांस्टेंट लेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेंगे, तो PV is equal to nRT, ये इक्वेशन हमको मिल रहा है। यहाँ R क्या है? R is proportionality constant, R is proportionality constant, R proportionality constant है, R is proportionality constant, ठीक है? That is called molar gas constant. This is called molar gas constant, ये molar gas constant है आपका। तो यहां हमने क्या पाया कि PV is equal to nRT, ये तो मिला है। This is your general gas equation, ये आपका जनरल गैस इक्वेशन जो हमको मिला तीनों लॉ को मिलाने के बाद।
ये चैप्टर कैलकुलेशन से ही सवाल इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी किया है। अब इसमें आर की यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट जो हम निकालते हैं उसमें फिजिक्स का सहारा ज्यादा लेते हैं, और फिजिक्स में यूनिट कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है। तो हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो इसका तो कोई यूनिट होता नहीं, नो यूनिट, ये इसकी यूनिट ही है, नो यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे कि आर का यूनिट निकालेंगे, तो आर विल बी इक्वल टू व्हाट, पीवी डिवाइडेड बाय टी, ये आपको मिलेगा। अब डायमेंशनली हम इसको रखें तो ये जो आपका P क्या है, तो फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ वॉल्यूम को क्या आप लिख सकते हैं, एरिया इंटू एल लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टी होगा, क्योंकि एरिया को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम मिल जाता है, और ये P क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये एरिया से एरिया कट गया। अब यहाँ क्या मिल रहा है, तो R इक्वल्स टू F इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी। ये चीज क्या है आपका, ये आपका वर्क है, वर्क डिवाइडेड बाय टी। अब हमको क्या मिल गया इसका यूनिट, तो R की यूनिट जो हमको मिल रही है जूल पर केल्विन, ये आपको यूनिट मिल गया आपका। और ये बड़ा ही सिंपल मेथड है, फिजिक्स में ये सब चीजें सामान्य रूप से लड़के खुद ही निकाल लेते हैं, इसमें बहुत टीचर का रोल नहीं होता, क्योंकि टेक्निक लेना है, करना क्या है, बस निकल जाता। अब हम लोग जनरल गैस इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म देखते हैं, क्योंकि ऑलवेज इस पर न्यूमेरिकल, इस पर सवाल सॉल्व नहीं होते, कई बार हमको जनरलाइज फॉर्म पर भी सवाल सॉल्व करना पड़ता है। क्या देखते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन का जनरलाइजेशन करते हैं। तो आप जानते हो पीवी डिवाइडेड बाय टी, अल्टीमेटली आपको आर यहां मिल रहा है जो क्या कांस्टेंट है। तो किसी भी रीडिंग पर अपने आप को कांस्टेंट लाएगा, इसलिए P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, और यहां R आपको रहेगा जो कांस्टेंट है आपका। तो ये कांस्टेंट है, इसको हम हटा देते हैं, ये हटाते हैं यहां से, तो हमको क्या मिलेगा इसका, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। ये आपका जनरलाइज फॉर्म है जनरल गैस इक्वेशन का। तो आज हमने गैस लॉ को पढ़ा, और नॉर्मली गैस लॉ इतना ही होता है। इसके बाद गैस लॉ में डेविएशंस हम लोग पढ़ेंगे, वंडर वॉल इक्वेशन पढ़ेंगे आगे चल करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।